आज रेलवे जेई पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था रेलवे का मॉर्निंग में। CEN 3 सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3, ये पहला वाला ALP टेक्नीशियन वाला दूसरा हो गया, RPF कांस्टेबल वाला पहला था, टेक्नीशियन वाला हो गया, अभी तीसरा ये है। चौथा हो सके तो आपको NTPC का देखने को मिलेगा, और पांचवा पैरामेडिकल पोस्ट टेस्ट के लिए। ये इसमें अपन बेसिक मोटा मोटी रफली सारी चीज़ें जान लेंगे ताकि अपना समय वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आता है। तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, पहले से हम एग्ज़ाम दिए हुए हैं दोनों तीनों बार, 15, 18, 21 वाले। तो ये देखो, सबसे पहले अपन इसमें फॉर्म की लास्ट डेट और ये देख लेते हैं ताकि अपन को एक आइडिया रहे कि लास्ट डेट कब है इस फॉर्म की। ये हो गया। आफ्टर दैट अपन चलेंगे, इसमें पोस्ट कितनी है। एक लेवल ये 6 की पोस्ट नहीं जुड़ी है इसमें, ये वाली लेवल 7 डाल रखा है, 6 से 7 डाल रखा है। चीफ केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च मेटलर्जिकल CMDA बोलते हैं इसको। ये अपने ज़्यादातर नॉर्मल कैंडिडेट के मतलब का नहीं होता है, बट ये जो JEE की एक पोस्ट डाली है इसमें जूनियर मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नो डाउट। एज लिमिट 18 से 36 है, और मोस्टली अपने काम की पोस्ट ये है। वो 17 पोस्ट जो है केमिकल वाली, ये RRB गोरखपुर की पिछली बार की बैकलॉग रह गई होंगी, या इसलिए भरी हुई है इन्होंने। बैकलॉग जो पिछली बार फुलफिल नहीं कर पाते बच्चे, नहीं मिल पाते उस पोस्ट के लिए, उसको बैकलॉग बोलते हैं। अगले साल उसको रिजर्व रखते हैं वहीं के लिए। नेक्स्ट पेज पे चले तो आपके जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट बोले तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आप क्लेम करोगे, EWS, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर सेंटर वाला, ठीक है। ये आपके लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट अप्लाई की क्या थी, ऊपर देखो, ऊपर लास्ट डेट कब थी, 30 अगस्त। 30 अगस्त से पहले हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब हो सके वैकेंसी को कंप्लीट होने में 2 साल लग जाए तो अपने को उस टाइम लेटेस्ट वाला ले जाएंगे, अदरवाइज़ हमारा पुराना वाला काम करेगा, क्योंकि हम फॉर्म से भरने से लास्ट डेट से पहले हम इस चीज़ के लिए एलिजिबल थे, हम इस कैटेगरी के अंदर आते थे, ठीक है। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, आपको डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं किया जाएगा। EWS सर्टिफिकेट और OBC वालों को ध्यान रखना होता है। इनकम सर्टिफिकेट जो लगता है, EWS 1 साल के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद EWS का जो फीस है, अब जैसे इस वाले पेज पे कुछ है, वो एक फ़ोटो का ध्यान रखना। रेलवे में फ़ोटो बड़े ध्यान से अपलोड करना। हमारे टाइम पे बहुत फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, उस टाइम 1 लाख के आसपास NTPC में फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। 1 लाख या कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, 1 करोड़ समथिंग फॉर्म पहुँचे थे टोटल उसमें से। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड में बहुत भली भांति जाता हूँ क्योंकि मैं मेडिकल आउट हुआ था। A3 का मतलब है आपका 2D, मतलब चश्मा अलाउ है पूरी JEE की सारी पोस्टों में। JEE की में पहला बात चश्मा अलाउ है, आपको चश्मे के साथ दिखना चाहिए बस। 2D का मतलब होता है 2 डायप्टर, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, डायप्टर 1/r, 2D डायप्टर उसकी लेंस की शक्ति होती है डायप्टर में। 2D का मतलब आपका अप्रॉक्स माइनस के 2 नंबर के आसपास होता है, वो चल जाएगा। और इनमें सब में माइनस के 4 भी चल जाएगा, लेकिन चश्मा वालों को बाहर नहीं करते हैं ये लोग। चश्मा के साथ आपको विजन क्लियर होना चाहिए बस, चाहे आपकी आंखें एकदम कोई दिक्कत नहीं करती। लोको पायलट में दिक्कत करती हैं और स्टेशन मास्टर में। अगर आपकी आंखें सही नहीं है तो कोई NTPC के लिए दिक्कत कर सकती हैं कुछ पोस्टों में। JEE में से आंखों का कोई इशू नहीं आता है। ये कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, अब इस वाले पेज पर काम की चीज़ है थोड़ी। UR अनरिजर्व पोस्ट के लिए 500 रुपये फीस है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं प्री में, मतलब टीयर 1 में बैठते हैं तो आपके 400 रुपये फॉर्म के रिफंड हो जाएंगे। उसके लिए एक लिंक आएगा आपको, जब सारा एग्ज़ाम हो जाएगा सारी शिफ्टों का, तो आपको एक लिंक आएगा, उसमें आपकी बैंक की डिटेल डालनी होती है। कई बार ध्यान रखना, ई-मित्र वाले खुद अपनी वो डाल देते हैं डिटेल, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी डलवाएं, नहीं तो ई-मित्र वाले के खाते में पैसे चले जाते हैं वो। आप टीयर 1 में अपीयर होंगे तभी आप इस रिफंड को ले पाएंगे। अगर आप टीयर 1 में एब्सेंट रहे तो आपको पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे, आपके 500 रुपये रख लिए जाएंगे। और जैसे कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो कैटेगरी में सारे के सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। जैसे 250 रुपये कैटेगरी का फीस दे रखा है उन्होंने, ये वाला, ये 250 रुपये कैटेगरी का फीस है, ये आपको रिफंड हो जाएगा अगर आप टीयर 1 में अपीयर होते हैं तो, ठीक है। इस पेज पर कुछ भी नहीं रहता काम का। और मेडिकल मैंने बता ही दिया, फीस का बता दिया। एग्ज़ाम पैटर्न
मैं बता रहा हूँ रेलवे का इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। आप अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अगर सीरियस तैयारी कर रहे हो और लीपा पोती के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको देखो 10 नंबर की तो ये 30 नंबर, ये पैटर्न पहले जैसा ही है। आरआरबी होने को कहने को मतलब ये जेई की पोस्ट है, लेकिन इसमें ना पूरा टीयर वन पूरा नॉन टेक, इससे आपकी एनटीपीसी रेलवे की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और टीयर टू में भी 60% और 40% के आसपास टैक और 60% का नॉन टैक वापस आ जाता है। तो नॉन टैक का बहुत बड़ा वेटेज है। पिछली बार जब 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी तो टीयर 1 में देखा गया था कि मोस्टली जो नॉन टैक की तैयारी कर रहे थे ना वो बंदे सेलेक्ट हो गए। और आरआरबी रेलवे ने अगस्त का याद है मेरे को, अगस्त 2018 में जब इसका एग्ज़ाम हुआ था मेंस, तो उन्होंने 1 महीना ही दिया था बस। तो बेचारे जो मतलब जिनकी पहले से टेक्निकल की तैयारी थी अब वो वहाँ फंस गए। मतलब नॉन टेक वालों ने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया और टेक्निकल की जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने टीयर 1 क्वालिफाई नहीं करा। मोस्टली बता रहा हूँ, इन जनरल सामान्यतः जो बोलते हैं अपन। और तो अब जो नॉन टेक वाले बंदे थे वो वैसे दुखी हैं, और जिनका टेक्निकल वाले सेलेक्ट हुए थे वो नहीं सेलेक्ट हुए थे वो वैसे दुखी हैं। तो इसमें जो ऑलराउंडर बंदा था वही सेलेक्ट हुआ है। आप किसी को उठा के देख लेना, ठीक है, जिसका नॉन टेक और टेक दोनों बढ़िया हुआ हो। तो इसमें पैटर्न पूरा नॉन टेक का ही है, बस इंग्लिश नहीं आती है इसमें। और बाकी तो एसएससी वाला पूरा वही चीज़ एसएससी की आती है। एसएससी डीएसएसबी दोनों सेम वेंडर हैं। टीसीएस कराती थी एग्जाम हमारे टाइम पे, अभी वही फॉलो करते हैं। जिस हिसाब से इसका इंटरफेस आया उस हिसाब से टीसीएस को वेंडर मिला होगा इसका, कि ग्रीन ये ब्लू पट्टी उसी की रहती है ये वाली टीसीएस की, है ना। बाकी देखो फिर मैं टीयर 2 पर क्वेश्चन बताता हूँ। देखो CBT 2 वापस जीके आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री आ गई, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया, एनवायरनमेंट स्टडी आ गया और टेक्निकल एबिलिटी आ गया। अभी टेक्निकल एबिलिटी 100 नंबर का है, बाकी तो है तो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड नहीं है। डिट्टो पैटर्न 2018 का है से शब्द, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। नेक्स्ट इसमें लाइट ब्रांचेज होती हैं। इलेक्ट्रिकल में आप बीटेक करे हो तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ ये ब्रांच एलिजिबल है, जैसे इलेक्ट्रिकल प्लस बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर्म भर दोगे, इंस्ट्रूमेंटेशन से भर दोगे, कम्युनिकेशन वाले भी भर दोगे, कंप्यूटर वाले भी भर दोगे, ठीक है। और ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी। सिविल वाली अलाइड ब्रांच सिविल में दे रखी हैं और मैकेनिकल वाली मैकेनिकल में दे रखी हैं। इसमें आपको सेम पेपर आएगा, मतलब मैकेनिकल प्लस अलाइड का पूरा इन वाली ब्रांचों का सबका एक ही आएगा पेपर। इनका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सबका एक ही पेपर आएगा ये, ठीक है। क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट तो कॉमनली यही यहाँ ये डिसाइड कर देते हैं सिलेक्शन। मैंने टीयर 2 दिया था आरआरबी गोरखपुर से, उस टाइम मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। और ये इसका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है, सारा खेल इसका है भाई। ये इतना तगड़ा फैक्टर है कि जो एसएससी सीजीएल वाले हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि 2019 के सीजीएल में क्या रोया था ये वाला बंद। 200 प्लस नंबर आ गए थे, 200 मतलब 200 में से 200 प्लस नंबर तक आ गए थे। आरआरबी ग्रुप डी में भी ऐसा ही हुआ था, लोगों के साथ 100 में से 110 नंबर आए थे लोगों के। ये नॉर्मलाइजेशन में ये रहता है कि आपकी सब जितनी ज़्यादा टफ होगी ना, टफ प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर करने चाहिए। तो क्योंकि उसका भाग देते हैं अपन, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर रहेंगे तो रेशो कम निकल के आता है। जितनी बड़ी संख्या का भाग देंगे उतना ही नॉर्मलाइजेशन कम आता है। मतलब उस शिफ्ट में सबसे कम एवरेज नंबर आए, मतलब शिफ्ट हार्ड आई है तो उसके नंबर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये इसमें मोटा मोटी चीज़ें हैं। ये पर्टिकुलर आरआरबी की वेबसाइट है और यहाँ पर रेलवे के जॉन है। ये पोस्ट फॉर्मेट होते हैं सर्टिफिकेट्स के, जो आपकी आफ्टर सिलेक्शन के आपको ले जाने होते हैं, सर्टिफिकेशन फॉर्म वगैरह, वो मैं गाइड कर दूँगा। सिलेक्शन तो ले लो पहले एक बार। एक चीज़ जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप डी में टेक्नीशियन वगैरह में लगे हैं, तो आप कृपया आरआरबी होम टाउन से भरें। क्योंकि देखो अपन, मैं भी जॉब करता हूँ, आप भी जॉब कर रहे हैं। होम टाउन की होड़ नहीं है, ये आप समझ गए होंगे जो वर्किंग है वो। बाकी आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जेई अदर स्टेट में बनते हो और होम टाउन में आप टेक्नीशियन हो, तो मैं मानता हूँ टेक्नीशियन बढ़िया है। 1-2 साल दिक्कत आती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद जब सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने लगता है, जब सीनियर हो जाते हैं, तो फिर होम सिकनेस ही फील होती है बाद में। ये सब कहने की बात है कि मेरे को होम सिकनेस नहीं है। स्टार्टिंग में लगता है 2-3 साल जब नया नया खून होता है, बाद में लगता है घर के पास ही होते तो बेटर रहता। तो हम जिनका नौकरी लगी हुई है वो हम में आने के लिए सोचें। एनटीपीसी भी आपकी जस्ट आने वाला ही है, फिर एनटीपीसी में लग जाएं और इसमें लग जाएं जो लोअर पोस्ट पर काम कर रहे हैं अभी, और जो ऑलरेडी बढ़िया पोस्ट पर तो उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं। आप होम स्टेट में आने के लिए भर सकते हैं अगर अदर स्टेट में है तो। ये वैकेंसी है टीयर वाई, ये C1 A1